नहीं जी, it is a demand driven project. 75,000 crores has been allocated, and if अगर आपके कोई भी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के घर के ऊपर सोलर मॉडल जो रूफटॉप सोलर लगाए तो अंडर पीएम सूर्यघर विद इन मैक्सिमम 15 to 21 days the amount will be credited to their account, the beneficiary account, and there are vendors and vendor list is also published in the portal. Anybody can approach, and even those vendors are also helping the beneficiary to take the benefit of this project, sir. There is absolutely, Gujarat is doing more, and even some of the states, other states are also doing more. And if they are doing more, then we will transfer it to them. There is no question of any either to this state or that state. Okay. If Telangana perform, we will immediately transfer to the Telangana beneficiaries also. Shri Ithila Rajender. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज इस देश के अंदर आज तक जो प्रोडक्शन है 453 गीगावाट, आउट ऑफ विच 10 साल के अंदर हमारा गवर्नमेंट जो विजनरी नरेंद्र मोदी जी जो पॉजिटिव स्टेप लिया था 200 गीगावाट में आज आया था। जो प्रधानमंत्री बिजली का जो प्रोग्राम गरीब के लिए रखा था, मैं नंबर 1 जो अर्बन एरिया में बस्ती सहता है, छोटा छोटा ज़मीन में 3 फ्लोर 4 फ्लोर जो बना के जो रेंटेड पे रहता है, मगर हमने जो आदेश किया था केवल 78,000 रुपीज़ ईच फैमिली एंड 3 किलोवाट का जो आप दिया था, मगर वो रेंटेड के फैमिली के बारे में क्या सोच है आप बताना है। नंबर 1। नंबर 2 नहीं, नंबर 3 मत पूछो आप, नंबर 1 ही पूछो। नंबर 2 जो गांव में झोपड़ी रहता है, जो 10-15 जो झोपड़ी रहता है वो गिरिजन आदिवासी का रहता है, उसके बारे में क्या सोच है आप बताना चाहिए। माननीय मंत्री जी। नंबर 3। नंबर 3 नहीं, नंबर 2। सर लास्टली सर हो गया सर। नमस्कार। जहां झुग्गी झोपड़ी है, जहां लोग भाड़े पे रहते हैं, भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजनरी लीडरशिप में हमने पीएम आवास योजना में भी पक्का घर दे रहे हैं। अगर इस पक्का घर का जो योजना है पीएम आवास योजना, उसमें सभी स्टेट इसका उपयोग करके अगर पक्का घर बनाता है तो एक तो उस घर के ऊपर हम इवन 1 किलोवाट भी हम 1 किलोवाट में मिनिमम 100 to 110 यूनिट्स जनरेट होता है। उस जनरेशन से उनका जो 50-60 यूनिट्स है वो 50-60 या 70 यूनिट्स वो उपयोग करके बाकी वो बेच सकते हैं डिस्कॉम को। ये सब ऑलरेडी इट इज़ इन प्लेस। यूपी में भी हो रहा है, लेकिन आप यूपी का सर अखिलेश जी यूपी का संसद सदस्य है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में से करा दो ना, ये तो नेता है। तो इसलिए मैं पुरानी बातें याद करूंगा और बताऊंगा तो अखिलेश जी को बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। ना आपको इजाजत है ना आपको इजाजत है, केवल आप भी। जी सर, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। हाँ, आप भी। मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। ब्राज हैं जी। माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह कर रहा हूँ, जिसको मैंने इजाजत नहीं दी उसका जवाब देने की आदत छोड़ दें। धन्यवाद सर, आपका एडवाइस मैं पूरा मानता हूँ सर। और इसके साथ ही साथ एक रेस्को मॉडल है, आरई सर्विस कंपनी जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल पर भी भारत सरकार के सब्सिडी लेके वो एक ग्रुप सोलराइजेशन का, ग्रुप रूफटॉप सोलराइजेशन हो, एक ग्रुप सोलराइजेशन हो, वो कर रहा है। ऐसे तो ओडिशा में नया गवर्नमेंट इसमें काम भी किया है। उधर का जो डिस्कॉम है टाटा पावर, ये सपोर्ट करके हर घर के ऊपर
वो रूफटॉप सोलर पीएम सूर्यघर योजना में लगा रहे हैं, इसीलिए उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो कुछ भी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा दैट विल गो टू द डिस्कॉम्स, बट एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट इन ए रेस्को मॉडल में ऑलरेडी कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ ट्राइबल एरिया में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया महाअभियान में पीएम जनमन में और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियोजना में 1 लाख अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड थ्रू ऑफ द ग्रिड सोलर सिस्टम प्रोवाइडेड 100% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर 50,000 हाउस होल्ड। ये भी है, ऐसे बहुत स्कीम्स है। मैं सबसे विनंती करता हूँ ये सब स्कीम्स का उपयोग करते हैं तो देश में गरीब से लेके अमीर तक सभी लोग इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। इससे एक तो ग्लोबल वार्मिंग ये सब जो हो रहा है पोल्यूशन, इसका भी समाधान निकलेगा और फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा। देयर आर मेनी स्कीम्स with the various departments, and if state government supports, this is going to be the most successful model. And this PM Suryaghar Muft Bijli Yojana jo hai, this is the one of the biggest scheme of the world where free of cost of electricity is supplied. This is the Modi's vision. This is what I would like to clarify. श्री मियां अल्ताफ अहमद। सर, मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ सर्दियों में माइनस टेम्परेचर होता है, 12 से 15 घंटे का वहाँ पावर कट है। हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनका पावर तो नेशनल ग्रिड में जाता है। इसलिए मेरी आपसे ये अपील होगी, आप हमें बताएंगे कि वहाँ पे आप इस स्कीम को प्रायोरिटी दे देंगे और जितनी इसमें सब्सिडी आप दे सकते हैं इतनी अच्छी स्कीम में वहाँ के लोगों को दीजिए, प्रायोरिटी दे दीजिए, क्योंकि विंटर में 6 महीने उन लोगों को मुश्किल होती है। मुफ्त बिजली योजना जो है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, दिस इज फॉर ऑल स्टेट सर। तो जो स्टेट परफॉर्म करेगा, अभी तो हम 75,000 करोड़ वन ऑफ द बिगेस्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, ए वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम है फॉर द फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री। इसलिए जो भी इसका उपयोग करेगा, जम्मू कश्मीर में भी इसका उपयोग करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और जो भी एप्लीकेंट्स 8,500 एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड 2.88 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा भी लद्दाख में हमने एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट भी हमने शुरू किया है, उसका इवैक्यूएशन का भी काम बहुत तेज गति से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 125 श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर। क्रमांक 125। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेडची संपूर्ण देशभरात दूरवस्था आमच्या लोकसभा क्षेत्रात देखील BSNLच्या नेटवर्कच्या त्रासामुळे अनेक सरकारी कामकाजामध्ये मोठे अडथळे निर्माण होत आहे। केंद्र सरकार जेव्हा डिजिटल इंडियाचा डिंडोरा जगभरात पिटत आहे तेव्हा BSNL सारख्या कंपन्याचे भारतभर मजबूत जाळे पसरलेले असूनही रसातळाला या सगळ्या कंपन्या गेल्या आहे। म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझे या प्रश्नाच्या संबंधित स्पेसिफिक 2च प्रश्न आहे की पहिला प्रश्न असा आहे की BSNLचे जाळे संपूर्ण देशभरात ग्रामीण भागात सुद्धा पसरले असताना तुम्ही सरकारी कंपन्यांना बाजूला ठेवून प्रायव्हेट कंपन्यांना प्राधान्य देऊन मोठे करत आहे, तर BSNL सारख्या कंपन्या बंद करण्याचा सरकारचा काही मानस आहे का? आणि दुसरा माझा प्रश्न आहे की जिओ, एअरटेल, VI सारख्या खाजगी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमवत आहे आणि BSNL सारख्या ज्या सरकारी कंपन्या म्हणून काम करत आहेत त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे मानधन देखील निघत नाही आहे, तर या कंपन्या सरकारी असून देखील तोट्यात चालल्या आहेत, तर याच्या संदर्भात काही विचार सरकार भविष्यात करणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, मी आमचे खासदार श्रीमती धानोरकरला मी धन्यवाद देतो की फार महत्त्वपूर्ण प्रश्न सदनचं जवळ त्यांचे ध्यान आकर्षित करायची कोशिश होती। मी त्यांना विश्वास देतो
की पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामध्ये आमच्या देशामध्ये सरकारी कंपनीचा विकास आणि प्रगती सुनिश्चित आहेत आणि 10 वर्षामध्ये प्राय प्रगती झाली आमची सरकारी क्षेत्रामध्ये कंपनीचा. देशामध्ये नाही, विश्वमध्ये आमची सरकारी कंपनीचा एक नवीन पेठ विश्वस्तरमध्ये आता झाली आहेत. BSNLचा प्रश्न झाला तर मी त्यांना सांगतो की त्यांची सरकार होती तेच समेतमध्ये BSNLची काय स्थिती झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या समयामध्ये 2019 मध्ये रिवायवल पॅकेज 3,35,000 करोडची BSNLला दिली आणि ते घाटाचा कंपनी 9,000% घाटाचं कंपनी आजच्या दिवसमध्ये 2,000 करोडचा मुनाफा करतात ऑपरेटिंग लेवलमध्ये. हे परिवर्तन झाली आहेत आणि मी आपणला पण हे सांगतो की BSNLचा 1,40,000 आमची BTS होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीची सोच आहे की आत्मनिर्भर भारतचा नीतीला घेऊन आमच्या देशामध्ये टेलिकॉम इक्विपमेंट त्याच्या आता आमच्या आयात होतात ते देशामध्ये मॅन्युफॅक्चर करून 4Gचा नेटवर्क आम्ही स्वतः करणार आणि पिछडे आमचे 8 माहामध्ये 60,000 BTS BSNLच्या इंडिजिनस 4G इक्विपमेंटमध्ये आता संपूर्ण झाला आहेत. म्हणजे 40% वृद्धी झाली BSNLची BTSची. जे BSNLचे BTS करीब 1,40,000ची होती आता 2 लाख झाली. अध्यक्ष महोदय मी आपणच्या संरक्षण चाहतो क्योंकि हे महत्वपूर्ण प्रश्न आहेत आणि एम्प्लॉईजच्या कार्यामध्ये आता पडी BSNL मध्ये 55,000 एम्प्लॉईज आमची आहेत. त्यांची देखभाल आमची जिम्मेदारी आहे. तुम्ही काळजी नको करा. अब मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, माननीय संसद में माननीय सदस्य, संसद में माननीय उत्तर, इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है. माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की मी जे स्पेसिफिक माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की मी जे स्पेसिफिक 2 प्रश्न विचारले मला फक्त त्या प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे होतं. मी तुमच्या विभागाची माहिती अजिबात विचारलेली नाही. मागील 10 वर्षात जे तुमचे जिओचे उपभोक्ताधारक असेल तुमचे BSNLचे आहे VIचे आहे आणि याच्या अगेन्स्टमध्ये जाऊन तुमचे BSNLचे तुमचे किती उपभोक्ताधारक आहे याची संक्षिप्त माहिती तुम्ही मला देणार का? आणि देत असाल तर जे आपण पाहिलं असेल की मागच्या 10 वर्षात 50%वर सुद्धा कर्मचाऱ्याचं मानधन होत नाही आहे. महाराष्ट्राची जनताचा निर्णय तो झाला यांच्याजवळ. आता निवडणुकीमध्ये त्यांचा निर्णय झाला यांच्याजवळ आणि त्याच्यानंतर आता ते मला सांगतात की तुम्ही मोठा उत्तर नको द्या. जनताच्या उत्तरपणी त्यांना स्वीकार नाही. हे स्थिती त्यांची झाली. आता प्रश्न झाला की BSNLचे मोबाईलचे उपभोक्ता मी त्यांना सांगतो की हे वर्षामध्ये एप्रिलचा माह तर नोव्हेंबरचा माहामध्ये 90 लाख उपभोक्ताची बढोतरी BSNLची झाली. 8,80,00,000 आमचे उपभोक्ता होते आता आमचे 9,70,00,000 उपभोक्ता झाले आणि BSNLची नवीन सर्व्हिस पद्धती BSNLची 4G नेटवर्क 1,00,000 BTS देशामध्ये मईच्या माहामध्ये आमच्या संपूर्ण होणार हे मी आपणला विश्वास देतो. आणि त्याच्यामध्ये सबसे ज्यादा आमचा महाराष्ट्रामध्ये 2,500 BTS 4Gचा येणार. श्री अरविंद सावंत. माननीय अध्यक्ष जी, बहुत दर्द हो रहा है कि इतना असत्य कैसे बोला जाता है. आज भी अगर उन्होंने BSNL ने मुंबई दिल्ली की सर्विस भी ले ली है. अभी मुंबई शहर में पिछले 2014 से माननीय रविशंकर जी प्रसाद, माननीय वैष्णवी जी सब बोलते हैं. एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं मानता हूँ, मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा, मैं आ रहा हूँ.
आज महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारी और महानगर टेलीफोन निगम दिल्ली और मुंबई में यह हाथ उठा के लोग कहे इनके तरफ से कि बीएसएनएल के मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं, कहे हाथ उठा कर ये बीएसएनएल के, अगर ये सर्विस इंप्रूव हुई ना, क्या झूठ बोलते हो यार, नंबर देना कितने झूठ बोलते हैं, देखो सबके पास जियो है, सबके पास जियो है सर, चलो नंबर अनाउंस करो, सबके नंबर अनाउंस करना, सभी लोग अपने सर आप चैलेंज मत दीजिए सर, चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए, क्योंकि इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ, संसद में व्यवस्था ही बीएसएनएल की है, एमटीएनएल की है, इसलिए यूज करना पड़ता। धन्यवाद, वो बुक में मिलता है करके ले रहे, बाकी कुछ नहीं है। मैं इतना ही बता देता हूँ, आज महानगर टेलीफोन निगम में अगर इनकी व्यवस्था अच्छी हुई है, इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है, तो महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारी है, उनके कर्मचारियों के कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपना पदपेटी चलाते हैं। सर एक सेकेंड, इन्होंने बिना पूछे उनके 4 करोड़ रुपए पिछले 6 महीने से रखे, क्योंकि अपनी व्यवस्था के लिए इनके पास पैसा नहीं है और कर्मचारियों के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं है, पर आप बता दें। अध्यक्ष जी, मैं सावंत जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज भी हमारे 55,000 कर्मचारी हैं बीएसएनएल के, उनका सम्मान, उनका मान और उनका देखभाल बीएसएनएल की जिम्मेदारी है और भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूर्ण विश्वास और संकल्प है, और इस तरीके का बयान सदन के पटल पर करना ये निंदनीय है, ये आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 126 सी सुकांत कुमार, तुम्ही या बसा माझ्याजवळ, हां 126 असा वाईट गोष्टी 126, क्वेश्चन नंबर 126, 126 आगे बढ़ गया। नो 126 माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मेंबर, respected speaker sir, I have to ask one question, sir. Will Honorable Minister take immediate action to sanction the long-pending proposed Gopalpur Redakol via Fulbani new broad gauge rail line? Because till date, my parliament, Kandhamal district is an aspirational district and tribally dominated, till not connected by railways. I ask Honorable Minister whether he will take immediate action to sanction for the proposed rail line, Gopalpur Redakol new broad gauge line. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने आपके जरिए से इस सदन के सामने रखना चाहूँगा कि उड़ीसा में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जहाँ 10 साल पहले मात्र 800 करोड़ रुपए पर एनम मिलते थे, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए हर साल उड़ीसा की रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। आज उड़ीसा में रेलवे के 73,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में रेलवे का हो रहा है, और एक तरीके से करीब करीब पूरे उड़ीसा में, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सेंट्रल एरियाज़ हो, सब जगह रेलवे के स्टेशंस का सब जगह इतना तेज़ी से काम चल रहा है। और अब तो डबल इंजन की सरकार है वहाँ, तो काम और तेज़ी से चल रहा है। माननीय सांसद महोदय ने जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात की
वो हमारे संज्ञान में है। वो एक एसपीवी को काम दिया हुआ है, उसका फॉलोअप चल रहा है। जैसे ही एसपीवी की तरफ से इसका जवाब आता है उसमें अगले स्टेप्स लिए जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर I would like to bring to the attention of Honorable Minister of Railways the urgent need for a new railway line connecting Lanjigarh to Brahmapur via Fulbani or Baliguda in Kandhamal district. Kandhamal is a hilly region with challenging terrain which limits connectivity and happens socio-economic development. मंत्री जी, The proposed railway line. माननीय मंत्री जी, Yes, I request for a new rail line connecting from Lanjigarh to Brahmapur via Fulbani or Baliguda. Is there any प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय का प्रश्न का जवाब मैंने दिया है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ORIDL को प्रोजेक्ट दिया हुआ है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट आने के बाद में उसमें नेक्स्ट स्टेप्स लिए जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को और भी बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म के आरंभ होने के बाद से ही उड़ीसा में करीब 20,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। तो उड़ीसा के रेलवे के डेवलपमेंट के प्रति सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शशि थरूर जी। Much, sir. I'd like to turn the Minister's attention to Kerala. After all, new railway lines require decent terminals as well, and the Nemam terminal in my constituency, which is going to be a way of decongesting the railway line to Trivandrum Central, out of the 116 crore project, the railways has only released 7 crore rupees so far, sir. Work worth 22 crores has already been awarded to the contractor who proceeded with the work in anticipation of payment, but due to insufficient funds, the bills remain unpaid, and therefore the wonderful period today from between December and May, when there is less rain in Kerala, is being wasted. So my request to the Minister is, the media is already reporting this project will never be completed. Is it possible for the Minister to try and pay attention to this very important station that will decongest the railway line up to Trivandrum Central? This is the Nemam Station Terminal. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker, sir, the focus today is to make sure that all the big cities, for example, the Trivandrum point that Honorable MP said, and many other cities like Bangalore, like Chennai, like Secunderabad, Hyderabad, twin cities like Ahmedabad, like Mumbai, Delhi, Patna, Lucknow, practically throughout the country, our focus today is to make sure that the big junctions and the big cities are decongested, new terminals are built, and lots of emphasis is being done on designing them so that the demands and the requirements of next 50 years can be met. Please, the question is not of funds. Question in Kerala is not of funds. We have already deposited 2,150 crore rupees for acquiring land. Unfortunately, that kind of support, I'll request Honorable Shashi Tharoor ji is a very influential MP. He has, people in entire Kerala listen to him. I'll request him to, if required, even sit on a dharna in front of the Honorable State Government and make sure that the land is acquired. Then only the project will. 127 श्री राजीव राय Sir, question number 127. के पटल पर रखा गया हमारे सर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से जवाब आया है, लेकिन सवाल करने से पहले मैं 2 बार वंदे भारत से दिल्ली से वाराणसी तक गया और कानपुर से लेकर बनारस तक पूरा कंपार्टमेंट खाली था। सर, मेरा निवेदन ये है कि मऊ से कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन, चाहे राजधानी हो, वंदे भारत हो, शताब्दी हो, कुछ भी नहीं है। और हम लोग के लिए इलाज से लेके हर चीज़ के लिए दिल्ली है। 50 मिनट का रास्ता है। माननीय मंत्री जी, आप विचार करें, अगर और समय अंतराल भी बहुत ज़्यादा है वंदे भारत में, अगर आप उसको मऊ तक एक्सटेंड कर दें, और जहाँ तक सुविधाओं की बात कहेंगे आप, तो आपको याद होगा मैंने आपको फ़ोन भी किया था, आपका वापस फ़ोन आया, मैं आभारी हूँ, पत्र भी लिखा था
जिस तरह का काम चल रहा है सुविधाएं कभी बंद नहीं पाएंगी, तो क्या मेरे उस सुविधाओं को बढ़ाने और भ्रष्टाचार को दूर करने वाले पत्र पर विचार करेंगे। वंदे भारत राजधानी या शताब्दी को मऊ तक चलाने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय जिस वंदे भारत ट्रेन की ऑक्यूपेंसी का जिक्र कर रहे हैं उसका डेटा है 24-25, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी ऑक्यूपेंसी 113% है, 113% है। मैं फिर भी माननीय सांसद महोदय के पॉइंट को बहुत सीरियसली लूँगा और अगर इस ट्रेन के टाइमिंग में या अगर कोई और भी कोई विषय आता है तो उसके बारे में ज़रूर माननीय सांसद जी से चर्चा करूँगा। रही बात एक्सटेंशन की, तो मैंने वो पॉइंट नोट किया है, माननीय सांसद महोदय जी से डिटेल में डिस्कस कभी भी कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन की सूचना को अनुमति नहीं दी है। माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी आग्रह किया था, फिर आज आग्रह कर रहा हूं, संसद भवन के प्रवेश द्वार पर अवरोधक की शिकायत कई माननीय सदस्यों ने की है। मेरा सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि जब माननीय संसद सदस्यों का आने का समय होता है उस समय प्रवेश द्वार को अवरोधक न करें, और उसकी बहुत बड़ी कठिनाइयाँ विशेष रूप से महिला सांसदों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आकर कहा है। मैं पुनः आग्रह करता हूं और मैंने व्यवस्था भी दी है, पुनः आज व्यवस्था दे रहा हूं। कोई आपको परेशानी हो, कोई तकलीफ हो तो मुझे आकर मिले, लेकिन प्रवेश द्वार पर अवरोधक न हो, संसद की मर्यादा के अनुकूल हमारा व्यवहार हो, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। सभा पटल पर रखने वाले आइटम नंबर 2, श्री राव इंद्रजीत सिंह। Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2 of today's revised list of business. आइटम नंबर 3, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 3 के आगे मेरे नाम रखे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 4, श्री अश्विनी वैष्णव जी। आपकी अनुमति से मैं अपने सहयोगी श्री जितेंद्र प्रसाद जी की ओर से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर उनके नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, श्री श्रीपद यशो नायक जी। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 7, श्री बीएल वर्मा जी। सूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8, डॉक्टर एल मुरुगन जी। Respected Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 8 of today's revised list of business. आइटम नंबर 9, श्री सतीश चंद्र दुबे जी। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रमांक संख्या 9 पर उल्लेखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10, श्रीमती नीबूबेन बामनिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर अपने नाम के आगे उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 11, महासचिव।
Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd December 2024 passed the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024. Sir, I lay on the table the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024 as passed by Rajya Sabha on the 3rd December 2024. Item number 12, C. Rang Appa Barne. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनर्स्थित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 13, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध कोयला खान स्टील संबंधी स्थायी समिति का पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। Item number 14, Sri Rao Inderjit Singh. Speaker, sir, I rise to make a statement on the status of implementation of recommendations of the Standing Committee on Finance contained in the 4th, 10th, 28th, 43rd and 57th reports on demands for grants of the Ministry of Planning, and 5th, 11th, 29th, 44th and 58th reports on demands for grants of the Ministry of Statistics and Program Implementation. Since the statement is lengthy, this may kindly be treated as read. माननीय सदस्यगणों, आज मध्याह्न का भोजन का अवकाश नहीं रहेगा। आज लंच स्किप किया जाता है, इसलिए सदन की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, क्योंकि जो समय स्थगन में गया है आपका, उस समय को तो पूरा करना पड़ेगा। सबको वेट कर। शून्यकाल श्री के नवाज सकनी। सर, शून्यकाल में माननीय सदस्यगणों, आपसे आग्रह अपनी बात को 2 मिनट में कह दें। बहुत आवश्यक तो 3 मिनट अधिकतम है, उससे ज़्यादा शून्यकाल में नहीं, ताकि सबका नंबर आ जाए। வணக்கம் சார். ஒன்றிய அரசினுடைய சுகாதார திட்டம் சிஜிஎஸ்களுக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கூடிய கட்டணம் மிக குறைவாக இருப்பதால் தமிழகத்திலே சென்னை உட்பட பல்வேறு முன்னணி மருத்துவமனைகள் இந்த திட்டத்திலே சேர்க்கப்படவில்லை. அனைத்து சிகிச்சைகளுக்கும் இந்த பணம் விடுவிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் சிகிச்சைக்கான கட்டணத்தை உயர்த்தி இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு அந்த கட்டணத்தை உயர்த்தி அனைத்து மருத்துவமனைகளும் இந்த திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்னுடைய பாராளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியிலே அஞ்சலக பிரிப்பகம் 1984 40 ஆண்டுகளாக சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வருகின்றது. அதை இப்போது மதுரையோடு இணைப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பரமக்குடி ரயில் நிலையத்திற்கும் பேருந்து நிலையத்திற்கும் அருகிலே இந்த பிரிப்பகம் RMS அலுவலகம் 40 ஆண்டுகளாக சிறப்பான முறையில் செயல்படுவதால் அந்த தபால்களை அங்கே வாங்குவதற்கும் பிரித்து அனுப்புவதற்கும் வசதியாக இருக்கின்றது. மாலை நேரங்களிலே செயல்படுவதால் அங்கே பணியில் முடித்துவிட்டு தபால்களை அனுப்புவதற்கு வசதியாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட பதிவு தபாலும் சரி, விரைவு தபாலும் 2500 3500 தபால்கள் தினந்தோறும் அந்த அலுவலகத்தில் கையாண்டு வருகின்றார்கள். ஆனால் மதுரையோடு இணைக்கக்கூடிய அந்த திட்டத்தை கைவிட்டு விட்டு பரமக்குடி RMS அலுவலகத்தை தொடர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். என்னுடைய பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பனில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கூடிய ரயில்வே மேம்பாலத்திற்கு முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் APJ அப்துல் கலாம் அவருடைய பெயரை வைக்க வேண்டும் என்று அந்த மாவட்ட மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றார்கள். இந்தியாவினுடைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏவுகணை நாயகன் என்று போற்றப்பட்டவர், இந்தியாவினுடைய நன்மதிப்பை உலக அரங்கிலே உயர்த்தியவர். அவருடைய பெயரை புதிய பாம்பன் பாலத்திற்கு வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. श्री दुलू मातूजी। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूंगा कि बिहार माननीय सदस्यगण प्लीज बिहार और पश्चिम आसन पर पीठ करके बात की करें। प्लीज मेरे संसदीय क्षेत्र
धनबाद अंतर्गत चिरकुंडा में बराकर नदी में 1925 में पुल का निर्माण कराया गया था अध्यक्ष महोदय। उस समय बिहार और उड़ीसा सरकार मिलकर जमीन देकर पुल का निर्माण कराया था अध्यक्ष महोदय। इस पुल में क्षमता 10 टन भार उठाने की थी, लेकिन समय बदलने के साथ इसका उपयोगिता बढ़ती चली गई। समय के साथ काफ़ी उच्च भार वाले वाहन भी इस ब्रिज में गुजरने लगे। कोयलेरी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के सीमा होने के कारण आगमन काफ़ी बढ़ गया अध्यक्ष महोदय। अज्ञात हो कि इस कार्य का शिलान्यास वर्ष 2019 में पुल का शिलान्यास किया गया अध्यक्ष महोदय, परंतु कार्य अत्यंत धीमी गति होने के कारण पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय। झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली बराकर नदी पर इस निर्माणाधीन टू लेन पुल का निर्माण तेजी से लाने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये पुल नहीं बनने के कारण निरसा बाजार और गोविंदपुर बाजार बहुत भारी जाम लगता है अध्यक्ष महोदय। जाम लगने के कारण NH रोड होने के बाद भी वहाँ दिन भर रोड जाम रहता है अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे ये पुल का अति शीघ्र निर्माण कराकर उस जाम को मुक्ति दिलाने का कृपा करें अध्यक्ष महोदय। और निरसा बाजार में और गोविंदपुर बाजार में फ्लाईओवर बनाने का Thank you for giving me this opportunity to raise a very important matter concerning the middle class of this country. Speaker sir, as you are aware, a large number of people in the country seek private insurance, health insurance, by paying high premiums, so that when the time arises when the near and dear ones are hospitalized, the private insurance takes care of these expenses. Unfortunately, Speaker sir, last year the Insurance Broker Association of India came out with some statistics that definitely need the attention of the ministry. About 10 insurers out of the 15 private insurers shows only they paid claims of about less than 80% of the claims ratio, meaning most of the private health insurers did not pay the health insurance claims of the people. Out of the 15 private health insurance providers, only three providers paid insurance amount above the 75% of the claimed amount. Meaning if somebody has claimed 1 lakh rupees, only 3 insurance providers have provided more than 75,000 rupees. This is a very serious issue. There are some insurance providers, especially health insurance providers, private health insurance providers, Speaker sir, who have provided less than 56% or 60% of the health insurance claims. This is a very serious issue. I request the attention of the Honorable Finance Minister to this very important matter, so that the health insurance claims are well settled in time and the middle class are protected. Thank you, Speaker sir. बैठे सामने ही बैठे हो। सनातन पांडे। सभापति महोदय जी, भारत में दूध उत्पादन में लगे पशुपालकों उत्पाद के विषय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। संपूर्ण भारतवर्ष में दूध का उत्पादन 239.39 मिलियन टन है। इसमें एक राज्य जहाँ से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश, वो पूरे उत्पादन का 16.21% की पूर्ति। श्री सनातन जी, आपने अपना विषय नमामि गंगे परियोजना के बारे में दिया है। नहीं सर, आज दूध पर है। नहीं, हमारे सामने श्री सनातन पांडे एसपी नमामि गंगे परियोजना के बारे में, और आप दूसरा विषय उठा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आदरणीय सभापति महोदय जी, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।
अब आप बैठ जाएं, कृपया अपना स्थान ले लें श्री सनातन पांडे जी। ठीक, आप बैठ जाएं। नमामि गंगे, नमामि गंगे सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि नमामि गंगे आज से 10 वर्ष पहले शुरू किया गया था। इसमें मुख्य जो है माँ गंगा की पवित्रता और स्वच्छता का सवाल था। आज नमामि गंगे, और आज जो है जहाँ से मैं आता हूँ उसके पीछे गाजीपुर है, बनारस है, इलाहाबाद है, कानपुर है, कहीं भी गंगा का जल जो है पवित्र नहीं हो पाया है। आपकी मांग क्या है? हम चाहते हैं कि जो इसमें भारी भरकम राशि खर्च की गई है उसकी जांच जो है भारत सरकार के किसी उच्च कमेटी से कराई जाए कि इसमें जो नमामि गंगे पर इतना पैसा खर्च हुआ वास्तव में धरातल पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आज गंगा साफ हुई कि नहीं हुई, यही मैं आपसे मांग करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री कीर्ति झा आजाद जी, श्री कीर्ति झा आजाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। अध्यक्ष जी ने कहा था कि 3 मिनट में अपनी बात खत्म करनी है, तो मैं करूंगा। धन्यवाद। मैं जिस विषय को उठा रहा हूं उससे संभवतः पूरा सदन और संभवतः पूरा देश त्रस्त है, ग्रस्त है। हर रोज 2 दर्जन उस पर सवाल भी टेलीफोन आते हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी डीलर्स, लोन्स, बैंक सर्विसेज लेकर के रोज तकलीफ दी जाती है। यह और कोई नहीं कर रहा, ये सर्विस प्रोवाइडर्स के डिस्ट्रीब्यूटर पैसा लेकर लोगों को यह बांट रहे हैं, जिसमें आपका नाम, आपका पता, ऐसे सेंसिटिव जो अलग अलग इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होती है, वह इनके माध्यम से आगे बढ़ रहा है। मैं इसी निमित्त एक 2017 में जजमेंट था जस्टिस KS पुथुस्वामी जी का वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें 4 लाइनें उन्होंने कही थी और मैं कोट करता हूं डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन पर। A date controller should not disclose personal information to third parties except after providing notice and seeking informed consent from the individual for such disclosure. Third parties are bound to adhere to relevant and applicable privacy principles. Disclosure for law enforcement purposes must be in accordance with the laws in force. Data controllers shall not publish or any other way make public personal information including personal sensitivity of information. Kindly put your demand. I think so. Kindly put. मैं डिमांड सर 3 मिनट में कहा, मेरा 1.5 मिनट हुआ है, मेरे पास 1.5 मिनट और है, मैं बात अपनी खत्म कर लूंगा। अध्यक्ष जी, आप देखिए कि अलग अलग जगह से हंटिंग नंबर आते हैं। बेंगलोर 080 से आएगा, इंदौर से 0731 से आएगा, अहमदाबाद से 079 से आएगा, गुड़गांव से 0129 से आएगा, नोएडा से 0120 से आएगा। और जो लोग व्यक्तिगत रूप से फोन उठाते हैं, मैं उठाता हूं क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का फोन हो सकता है, मेरे क्रिकेटर्स होते हैं वो मुझे फोन करते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, अलग लोग होते हैं। मेरे घर में, आपके घर में, यहाँ सभी लोगों के घर जाने के लिए आपको घर के बाहर घंटी बजानी पड़ती है, लेकिन कोई भी आदमी आपको फोन उठाकर आपके नाम के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो बेची गई है उसके माध्यम से आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसी कई जगहों पर हम अपने पार्लियामेंट के महत्वपूर्ण काम में होते हैं, हम अपने घर में पारिवारिक महत्वपूर्ण काम में हो सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही अत्यंत गंभीर मामला है। और उच्चतम न्यायालय के आदेश आ जाने के बाद मैं डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री में हूं, फिर भी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह एक टूथलेस टाइगर है, बिना दांत और बिना नाखून का नरसिम्हा है ये। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि ऐसी कंपनियां जो बार बार फोन करके मेरी निजता पर या देश में अन्य लोगों की निजता के ऊपर प्रहार कर रहा है, उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी टेलीफोन कंपनियों को तुरंत बंद करना चाहिए और उनके ऊपर जेल भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती मालविका देवी, श्रीमती मालविका देवी जी। नमस्कार सर। प्लीज। Thank you, Speaker, sir, for giving me an opportunity to speak today. Thank you, sir. Through you, I would like to request to help the EMRS employees. Teachers have been working for over 20 years on contract basis in the Eklavya Model Residential Schools, which was initiated by our Honorable Prime Minister, late Shri Atal Bihari Vajpayee ji. The teachers need help, sir. They are working towards it. They had also filed a case in September 2022. But the then old government of 25 years of Odisha did nothing for them. Now the next exams will happen.
And through you, Honorable Speaker, sir, I would request you to give them a certain relief in their nests so that the hard work of 20 years of dedicated service doesn't end abruptly and make them jobless. Please look into this matter and do the needful, as the people of Orissa are very hopeful from the new formed BJP government in Orissa. Thank you so much, sir. Sri B. Madikam Tagore. Sir, thank you, Chairman, sir. Today I rise to bring your attention to the plight of gig economy workers, particularly those at Amazon India, including the warehouse staff and delivery drivers who are protesting against unfair wages and unsafe working conditions. These workers, the backbone of a global giant, earn as little than 10,000 rupees a month while enduring long hours and immense pressure. Amazon claims to offer benefits like Provident Fund and insurance, but the reality is far from these promises. The ongoing protest during the Black Friday event underscored the growing inequality in our economy and exploitation faced by these workers. In the words of our leader of opposition, Rahul Gandhi ji, India cannot progress while its workers remain exploited. Corporations must prioritize people over profit. Justice over workers is not just a demand, it is a necessity for a fair and just society, unquote. These words remind us of our duty to stand with our workers and push meaningful change. Honorable Chairman, sir, we urgently need a legislation to protect gig economy workers, ensuring fair wages, job security, social benefits. This is not merely a labor issue, it's a moral and human rights issue. Let us act decisively. You can bring a private legislation and send a clear message. Exploitation has no place in our economy. Together, let us build an India that is treated treats its workers with dignity and respect. Thank you, sir. Srimati Anita Nagar Singh Chauhan. Srimati Anita Nagar Singh Chauhan. धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर जिले में किसान भाइयों ने गेहूं, चना आदि फसलों की बुआई कर रहे हैं, मगर बिजली की समस्या हो रही है। पुराने तार बार बार टूट रहे हैं। एक साथ ज़्यादा पानी की मोटरें चालू करने से कई ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि नए ट्रांसफार्मर लगवाए जाए, ग्रिड लगवाए जाए, फिर से सर्वे कराकर नई तारें डाली जाए ताकि किसान भाई परेशान ना हो बिजली के लिए। धन्यवाद। आपके यहाँ एक RDSS की स्कीम चल रही होगी, उस RDSS स्कीम में ट्रांसफार्मर्स बदलने के लिए, इंसुलेटर्स के लिए और सारी व्यवस्था है, भारत सरकार ने की है। उसमें आप अपनी दिशा की मीटिंग कर लें, जरूर हो जाएगा। धन्यवाद। श्री असुद्दीन ओवैसी जी। Thank you, Chairman, sir. This is in relation to the drug trade, sir. Sir, in 2022, Afghanistan has imposed a stringent ban on opium production, sir. But that ban has led to a grave threat on our eastern border with Myanmar. Now, Myanmar has become the largest opium producer in the world, sir. And this has led to highest seizures in Manipur, sir. Between July 22 and July 23, sir, contraband approximately valued at 1,600 crore was seized in Manipur, sir. And the Deputy Director General of Narcotics Central Bureau has stated, I quote him, sir, proceeds of drug trafficking are increasingly being used to fund terrorism and to support armed groups. Now, what is happening, sir, in Manipur, illicit poppy cultivation is happening. Factories have emerged. This is then sent to Myanmar and it comes back to Manipur, sir. Sir, 2,600 weapons were recovered in Manipur. Since the violence, 800 weapons, sir, sophisticated weapons, which were procured from outside the country. So this nexus of illicit drug and weapons trades could have the potential fire in the Manipur violence, sir. Sir, the modernization of Narcotics Control Bureau, not a single paisa was given this year, sir. Only a meager 5 crores allocated for assistance state duties and narcotic control, sir. And unfortunately, sir, additional SP officer had to resign who had got a gallantry award for seizing drugs. She had given a written affidavit in the Impal High Court that the sitting chief minister stopped her because she had seized 28 crore worth of drugs.
So long as Biren Singh remains the chief minister, आप उनका and नाम cookies cannot be blamed. No, you can't Cookies mention cannot be his name, blamed. He has because to be he's not a removed member of this for the August violence House. to end, No, for the no. drug trade to end in Manipur, sir. Thank you, sir. It will not be a part of record. It will not be a part of record. It will not be a part of record. ठीक. श्री गौरव गोगोई जी, श्री गौरव गोगोई जी, नहीं आप वो ठीक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से किसी का नाम नहीं लेंगे। गौरव सर, प्लीज खोल लीजिए सर मैं असम में स्वदेशी समुदायों के लाभ हेतु महत्वपूर्ण विधानों के क्रियान्वयन के बारे में। सर मैं इसलिए उठाऊं क्योंकि 2019 में एक राज्यसभा बिल आया था, जिस बिल में हमारे असम के 6 महत्वपूर्ण समुदायों को जनजाति का दर्जा दिया गया। जब वो बिल राज्यसभा में आया तो असम में लोगों में एक उल्लास का वातावरण, कि उनको लगा कि ये जो बहुत सालों की जो उनकी याचना थी वो आज पूरी होने वाली है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो बिल अब वहीं पे रह गया। उस बिल को सरकार ने क्रियान्वित नहीं किया, चुनाव आ गए और चुनाव के बाद दोबारा वो बिल हमको दोबारा असम के लोगों को दिखाई नहीं दिया। ये वो 6 समुदाय हैं, टाई आहोम, मोरान, मोटाक, कोच राजवंशी, आदिवासी। ये 6 समुदाय आज ये एक साथ है। 6 के 6 आज बोल रहे हैं कि हमको एक साथ होकर हमको जनजाति का दर्जा दीजिए। स्वाभाविक रूप से वे समुदाय जो पहले से ही जनजाति का दर्जा मिल चुका है, उनके मन में शंका है कि अगर ये जनजाति की जो ये तालिका है इसको और बढ़ाई दी जाए तो क्या उनके अधिकारों पर हनन होगा। तो हम हमेशा ऐसी मांग करते हैं कि जो वर्तमान में जो उनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है उनके अधिकारों पर कोई हनन ना हो, लेकिन सरकार एक तरीका निकाले जैसे कि टाई आहोम, मोरान, मोटाक, कोच राजवंशी, चुटिया और हमारे जो टी ट्राइब्स आदिवासी है उनको जनजाति का दर्जा और अधिकार मिले। और उन जनजाति जो समुदाय अभी से जनजाति है उनके पास काउंसिल्स है, 6 शेड्यूल्ड काउंसिल्स है। और ये सिर्फ असम की नहीं, उत्तर पूर्वांचल में संविधान के 125% जो है उनको दर्जा में उनको काउंसिल्स दिए हुए हैं भारत सरकार। लेकिन सर बस ये काउंसिल की बात में करके, तो ये काउंसिल्स भी चाहते हैं कि आज उनको शासन करने की उनको एक अनुभव मिल चुका है, वो अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है। तो मैं बस डिमांड कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार ये एसटी काउंसिल्स जो है उत्तर पूर्वांचल में 125वीं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इंक्लूडिंग त्रिपुरा, मेघालय एंड असम, उनके साथ बात करें और उनके पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। श्री राजकुमार, श्री एडवोकेट जॉर्ज फ्रांसिस जी, एडवोकेट जॉर्ज फ्रांसिस। The rubber farmers of our country are facing a very serious crisis, especially that of Kerala state. Because, sir, as all of us are very well aware, Kerala accounts for 80% of the production of rubber. Almost 5.5 lakh hectares in Kerala are used for cultivation of rubber. Sir, 87% of the production comes from small and medium farmers. And this is very vital for the agricultural GDP of Kerala. Sir, the problem is that the price has fallen drastically. In August 2024, the price had reached up to 245 rupees, and now it has come down to 170, 174 in that range. So this is a very serious issue. The crisis has been exacerbated by the surge in compound rubber imports from ASEAN countries, which benefit from lower import duties under trade agreements. Adding to the farmers' plight is, sir, are allegations of cartelization by major tire manufacturers who are accused of manipulating prices by stockpiling rubber and withholding purchase from domestic market. So despite the effort of Kerala government, the Kerala government had introduced a rubber price incentive scheme from 2015 onwards, and now rupees 170 is ensured for per kg of rubber. Sir, this has been introduced for the benefit of farmers under this direct benefit transfer scheme, and
As on 18/1/23, rupees 1,790 crore has been transferred to 4.46 lakh farmers. Sir, but the demand is a fair price is rupees What is your 254 demand? per kg of rubber. Sir, I am coming to that. Sir, I am coming to that. So, sir, I urge the central government to address this crisis with urgency and consider the following measures. So, first of all, investigate the alleged tire cartel and take strict action if found guilty of price manipulation. Impose higher import duties on compound rubber to protect domestic farmers. The duty on compound rubber has to be raised to at least 70%. Announce a special relief package for affected rubber farmers. Sir, please 1 second, sir. Establish a price stabilization mechanism through rubber board. Support value addition and diversification in the rubber industry to enhance rubber farmers' income. Rubber to be brought under the minimum support price mechanism. Also include it in the restructured weather-based crop insurance scheme. Raise replanting subsidy to at least 1 lakh per hectare. Sir, let me complete, sir. This is a very vital issue for us. You have taken more than 3 minutes. Sir, 1 minute, You have taken more than 3 minutes. Include rubber in the proposed livelihood security box. धन्यवाद सर। And You have already taken more than 3 minutes. Please आपने kindly शून्य ओवर continue. Sri पर बोलने Rajkumar का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपका जो ध्यान आकर्षण कराना चाहूँ। Already has taken. No, he has already put in his demands. No, he has already now raised his demands also. Already his point has been already well taken. I think need not to support. Need not to support. Please kindly take your seat. Kindly take your seat. Kindly take your seat. I will. No, please, but kindly take your seat. शून्यकाल अवसर पर जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर, जिस तरह से वर्तमान में चिकित्सा व्यवस्था केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, कहीं न कहीं जो गरीब जनता है उनको लाभ नहीं पहुंचा रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, मैंने जिस उद्देश्य से लगाया था मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्था हो रही है, लेकिन जो शून्यकाल लगाने के बाद ही आपके एक ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, 2 तारीख को मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर एक गर्भवती महिला पीएचसी पे पहुंचती है और पीएचसी के डॉक्टर स्टाफ कह देते हैं डिलीवरी यहाँ पर नहीं कराई जाएगी, और वहीं दरवाजे में वो तड़पती है और वहीं वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वहाँ स्टाफ किसी प्रकार को उसको अंदर नहीं ले जाते हैं। वही चीज हुई, विभागीय अधिकारियों ने वहाँ गए, उसको डॉक्टर को उपयोग करके कहीं न कहीं खानापूर्ति कर दी, लेकिन उससे भी गंभीर बात, 1 दिन बाद उसी पीएचसी पे बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर प्रसव सुविधा और इमरजेंसी सुविधा के लिए नहीं आए। एक तरफ पूरे देश में हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राजकुमार जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है सर, जो जिसमें केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, मैं उसी को लेके मैंने इसलिए बता दिया था। केंद्र सरकार एनएचएम में पैसा देती है। मैं इसलिए मैंने कहा था कि लेकिन ये इशू जो आया है, क्या डिमांड है? ये जो इशू आया है, आज आयुष्मान भारत योजना चल रही है, हमारा गुजरात से सटा हुआ इलाका है, वहां पर मजदूरी के लिए लोग आते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, विशेषकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो इलाज के दौरान डेथ हो जाती है, ऐसे कई इशू आए हैं कि इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन वो बॉडी लेने के लिए, वो मृत शरीर लेने के लिए 2-2, 3-3 दिन तक तरसते हैं। इसमें आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जो स्कीमें हैं फास्ट तरीके से कागजों में दौड़ रही है, जोरदार तरीके से, लेकिन धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। मेरे वहां बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जगह मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में वहां न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, वहां पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी नहीं हो पाती है, ये स्थिति बनी हुई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार जो मेडिकल कॉलेज में मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए, उन सुविधाओं को धरातल पे लागू करे, और जो वहाँ फर्जीवाड़ा चल रहा है और जो चिकित्सा व्यवस्था को जो प्राइवेटीकरण के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर आप विशेष ध्यान दें और सरकारी व्यवस्था को सुधारें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रमांक 55 के आप स्टेट गवर्नमेंट को वकील इंटरव्यू के लिए लिखिए। शीघ्र संपूर्ण किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है और केंद्र सरकार से मांग भी है। महोदय, 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सरकार आने के बाद देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों का अत्यधिक विकास हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ
विभाग के मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी का सब लोग अत्यंत धन्यवाद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 55 जो कि कटक के एक स्थान है मंगूली करके, कटक से संबलपुर भाया ढेंकनाल और अनुगुल जहाँ से मैं आता हूँ, रेणाखोल आदि हो के एक रोड 55 जाता है, उसका 4 लेनिंग का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रही है। 2017 के जुलाई में विभाग के मंत्री गडकरी साहब इस प्रकल्प के शुभ शिलान्यास किए थे। अभी 7 साल पूरा हो गया, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। महोदय, अगर थोड़ा और गति दे दिया जाएगा तो अंगुल का बाईपास दे के यातायात चालू भी हो सकता है। इससे भी काफ़ी दिक्कतें बहुत ही मात्रा में कम हो जाएगी। हाथी यातायात पथ और कतिपय नाला के ऊपर पुलों का युद्ध स्तर पर निर्माण किया जाने पर यह परियोजना शीघ्रातिशीघ्र संपूर्ण हो जाएगा। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस कार्य में और विलंब को सहन न किया जाए। किसी भी स्तर में किसी भी कारण कोई भी विलंब को कतई बर्दाश्त न किया जाए। अगर विलंब हो गया है तो ढेंकनाल टाउन के पास कॉलेज बाईपास है, वहाँ एक अंडरपास बना दिया जाए। धन्यवाद। श्री गजेंद्र सिंह पटेल, श्री गजेंद्र सिंह जी पटेल। इंदौर मनमाड रेल परियोजना के धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी आदिवासी लोकसभा से आता हूं। इंदौर मनमाड रेल परियोजना जो महाराष्ट्र के धुले नासिक से होते हुए इंदौर, जिसमें हमारे खरगोन, बड़वानी, धार, इस जिलों के ठिकरी, अंजड़, राजपुर और जुलवाना जैसी तहसीलों से होकर करीब 1000 गांव और 30 लाख से ज़्यादा आबादी इससे लाभान्वित होंगे। 309 किलोमीटर की ये रेल परियोजना जो 300 से ज़्यादा छोटे बड़े पुल्स, ब्रिज से निर्माण होकर परियोजना लागू होगी, जो 2028-29 तक पूरी होगी। इसके पूर्व मैंने कई बार माननीय रेल मंत्री जी को भी अवगत कराया था इस रेल परियोजना की बजट की स्वीकृति के लिए भी और इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए भी, परंतु विशेष करके इस परियोजना को केंद्र के विशेष रेल परियोजना में इसको शामिल किया गया। मैं क्षेत्र की जनता की ओर से आदरणीय रेल मंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसको 18,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि स्वीकृत करी है और ये विशेष दर्जा इसको दिया है। और एक विशेष मांग जो क्षेत्र की जनता की पुनः है, क्योंकि मेरा खरगोन बड़वानी रेल परियोजना से अभी बिल्कुल भी उसमें रेल नहीं है, परंतु खंडवा से खरगोन बड़वानी होते हुए एक नई रेल परियोजना का सर्वे चल रहा है। उस सर्वे की भी स्वीकृति की मैं मांग करता हूं आदरणीय माननीय रेल मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री से। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरुण नेहरू, डीएमके। Sir, thank you for the opportunity, sir. Sir, I rise to draw the attention of the House to the challenges and issues faced by youngsters and upcoming entrepreneurs in accessing the facility, the loans under PM Prime Minister Mudra Yojana, sir. And the scheme is a good scheme, sir. The intention is right to help up and coming entrepreneurs to have anchor in life. So it's a very good scheme, sir. But the point that I'm coming from is Tamil Nadu has the highest number of SMEs in the country, sir. So wherever I go into the constituency, sir, there are a number of loan applications. The largest number of loan applications Tamil Nadu has already applied, sir. It is also has the highest amount of rejection rates, sir. And some of the reasons that are being quoted is the student loans, the agri loans, the parents would have taken, two-wheeler loans, and, the small loans that get them to school, to get them to work, to get them to, one single step in life. There might be one or two payments missed. And what happens is it comes and reflects back into the CIBIL system, which the banks were obviously mandated by RBI to look into the different issues, sir. But I also ask the Honorable Finance Minister to give the breakdown on the applications received
the applications approved, rejected, or put on hold to various issues across the different states of the country, so that we can understand the different issues, sir. The last point that I want to emphasize is some of the 4 main challenges, sir, is the application is being approved, sir, but the funds are being allocated at a different time, sir. So the time from application to approval needs to be looked into. You can ask to your district magistrate. He can constitute a committee under SDM, a special task force. Then Sir. they will look into it to expedite all the paper. I think so. So last point, sir. Sir, we have discussed in the Finance Committee and the Disha Committee meeting also, sir. We have emphasized the bank approvals to happen according to the scheme, sir. But I request the Finance Minister to please look into the issue, sir. Thank you. Shri Dr. Mohammed Javed Sahab. थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, किशनगंज बिहार सीमांचल का हिस्सा है सर, और 2019-20 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने जायज़ा लिया पानी का, और वहाँ देखा गया कि वो बहुत ही पोल्यूटेड वाटर है, यूरेनियम है, फ्लोराइड है, लेड है, और जो बहुत हेल्दी नहीं है वहाँ पे। तो इसके लिए पिछले 5 सालों में हमने देखा है सर कि लगभग 2000 लोग हमारे यहाँ आए जो कैंसर पीड़ित थे, लिवर, किडनी जिनकी ख़राब थी, और कई ज़्यादा हज़ार लोग नहीं आ पाए होंगे। तो मेरी गुजारिश होगी सरकार से सर कि इसकी संज्ञान लेते हुए क्लीन वाटर प्रोवाइड करने की करें, और प्रधानमंत्री का 4 साल पहले का वादा है कि हर ज़िला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करेंगे, तो उसको करें। उसके अलावा अर्ली डिटेक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के यूनिट्स हों, और एम्स सर 13 करोड़ की आबादी है बिहार की सर, और ज़्यादातर लोग हम लोग वहाँ गरीब हैं, 1/3 पर कैपिटा इनकम है इंडिया का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सर। तो इसलिए वहाँ पे किशनगंज में पूरे बिहार में 200 एकड़ का एक ज़मीन है, उस पे हमने प्रोवाइड करने का वादा किया कि उसमें एम्स खोलें। और सर आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर, ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं इसका रोकना जायज नहीं है, एलओपी को हाउस में रहना चाहिए, जायज नहीं है। वो जायजा लेने गए थे, डॉक्टर प्रशांत यादव करने गए थे सर, राजीव राय जी, श्री राजीव राय जी, श्री राजीव राय जी, श्री राजीव राय जी, श्री राजीव राय जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। राजीव राय जी, श्री राजीव राय जी, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ अपने यहाँ रेल यातायात संबंधी विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ रेल व्यापारियों के लिए, हमारे यहाँ रेल व्यापारियों के लिए लाइफ लाइन है, और मैं दूसरी बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि बुनकरों के लिए वहाँ राज्य सरकार ने सारी व्यवस्था कर दी है कि ख़त्म हो जाए। एक रेल यातायात इतना खराब है, तीसरी बार बोल रहा हूँ सदन में, कि अगर जोड़ा नहीं जाएगा, बड़े शहरों से व्यापारिक संपर्क नहीं होगा, तो अपने आप में मर जाएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी पिछले सत्र में 377 में मामले को उठाया था, और मैंने दक्षिण भारत से, दिल्ली से, मुंबई से, बड़े बड़े इलाकों से, दोहरी घाट से और मऊ से जोड़ने की बात करी थी। लेकिन जो पत्र आया है, पत्र में सब असमर्थता व्यक्त किया गया है। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कुछ बोल ही नहीं, कुछ किसी काबिल ही नहीं है, तो मैं 2 लाइन तो जरूर बोलूंगा कि कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं आपसे पुनः मांग करूंगा कि अगर हमारे व्यापारियों को आप बिजली में सब्सिडी नहीं दे सकते, तो कम से कम आज जाकर व्यापार करने का मौका दे। मऊ से दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, दक्षिण भारत के लिए तत्काल रेल यातायात बढ़ाने की, सुपरफास्ट ट्रेन से जोड़ने की व्यवस्था की जाए, और उम्मीद है कि इस बार भी इसको डस्टबिन में नहीं डाल दिया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले जी, डॉक्टर प्रशांत यादव, श्री राम प्रसाद चौधरी जी, श्री राम प्रसाद, मैं आपका ध्यान मौजूद है। डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप तो बाहर चले गए थे। और भंडारा संसदीय क्षेत्र और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर की बढ़ती चुनौती, बढ़ते मामले और हजारों महिलाओं के मृत्यु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पैम स्पीयर और वाया जैसे सरल परीक्षणों की अनअवेलेबिलिटी के कारण
कैंसर का पता प्रारंभिक चरण में नहीं लगता। मेडिकल स्टाफ को सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और उपचार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा। इससे रोग की पहचान और उपचार में गंभीर देरी हो जाती है। मेरा आग्रह है कि जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी और सीएचसी पर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध की जाए। मेरी मांग है एचपीवी वैक्सीन अभी तक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल की जाए, जिससे लाखों महिलाएं इस रोग से सुरक्षित हो सके। मेरे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज 2013 से 14 में मंजूर हुए, एक विषय में एक ही मांग होती है। कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर भंडारा में महिला रुग्णालय कब शुरू होगा? पीएचसी आरएच है, आरएच में ईसीजी मशीन का अभाव है तो काम नहीं कर रही। स्पेशलिस्ट के अभाव में कई लोगों की जान जा रही, उसका जिम्मेदार कौन है? पेशेंट रेफर के लिए 1 से 8 वक्त पे पहुंच नहीं पाती, उसमें डॉक्टर की सेवा सिर्फ कागज पत्रों पर ही है। धन्यवाद। कई मांग आ गई। रास्तों की एम्बुलेंस आती है तो रास्तों की खराबी की वजह से पेशेंट को रास्तों में ही स्वर्गवास। डॉक्टर प्रशांत जी में कब सुधार होगा? ब्रिज अंडरपास बन रहे, उनके गुणवत्ता की तरफ कौन ध्यान देगा? रेत तस्करी के कारण रोड के बेहाल है। मोदी जी कब देश को सुधारोगे? कब गरीबों की मदद करो? रामप्रसाद चौधरी जी, चलिए हो गए। रामप्रसाद चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे शून्य प्रहर में बोलने का अवसर दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस आपके माध्यम से इस सदन में अवगत कराना चाहता हूं कि रबी की बुआई का समय है। आज गेहूं, चना, मटर, आलू, तिलहन की फसल की बुआई का समय है और उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जहां से हम निर्वाचित होके आते हैं बस्ती, आज डीएपी, एनपीके खाद, जिसे किसान मिट्टी की खाद कहता है, आज पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं। सहकारी समितियों के माध्यम से बड़ी बड़ी लाइन किसानों की लगी हुई है। जब अधिकारियों से बात की जाए तो कहते हैं 40%, 50% कोटा ही इस वर्ष डीएपी का, एनपीके खाद का रिलीज हुआ है, जिसके कारण किसानों की बड़ी लाइन लगी हुई। जगह जगह किसान आगे पीछे करने के लिए पुलिस का प्रयोग भी और डंडा भी चल रहा है। रामप्रसाद जी, आपकी मांग क्या है? मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस किसानों के लिए, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर बस्ती के लिए डीएपी, एनपीके खाद की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद। श्री रमाशंकर राजभर जी। ठीक है, माइक ठीक है, संक्षिप्त रखें। माननीय अध्यक्ष जी, देश में एससी, एसटी और ओबीसी को क्रमशः 21% और 27% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन तंत्रों ने इन वर्ग के अभ्यर्थियों को इस कदर मकर जाल में फंसा दिया है। सभापति महोदय, 2014 से यूपीएससी की परीक्षा पास आईएएस, पीसीएस के 150 बच्चे जो क्रीमी लेयर जाति आधारित आरक्षण के नाते उनका चयन हुआ, डीओपीटी ने उस पर इनकम आधारित आरक्षण करके और उनको नौकरी से वंचित कर दिया। 69,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी के 19,000 बच्चे शिक्षक चयनित हुए, लेकिन मारे मारे फिर रहे हैं। तंत्रों ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाल दिया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको देखें और संवैधानिक हक दिलाते हुए एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को पूरा करें। धन्यवाद। माननीय हमारी सूची के सभी सदस्य हो गए हैं। अगर मैं आग्रह करूंगा 1-1 मिनट अगर आप बोलें, क्योंकि पिछली दिनों भी सुनिकाल नहीं हो पाया था, 0 और नहीं हो पाया था,
तो मैं कुछ 0 आवर लेना चाहता हूं, लेकिन आप सबसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में, क्योंकि अपनी बात कहें और उसको डिमांड कर दें। श्रीमती हेमा मालिनी। लेकिन ये 1 मिनट का नहीं है, हाँ, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। आउट ऑफ लॉटरी हैं आप, यस। तो यू हैव बीन गिवन प्रायोरिटी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के ऊपर बात करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I feel extremely sad and upset to see what's happening in Bangladesh to our Hindus and Hindu temples, especially ISKCON and ISKCON devotees. Continuous attacks on Hindu temples are going on. Safety and security of Hindu minorities are under threat. They are facing atrocities under the hands of radicals. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is established all over the world. Nearly 1,000 centers are there today. They are known for spreading Vedic culture all over the world and spreading Krishna consciousness and peace. And they are doing a great, wonderful work for humanity. I am a Krishna Bhakt myself and a devotee of ISKCON. कृष्ण हमारे हृदय में हैं और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूं और इस सदन में हूं। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूल स्थान है बांग्लादेश। उनके बिताए हुए बहुत सारे स्थान कृष्ण अभी मंदिर बन चुके हैं सदियों पहले से, इसीलिए वहाँ पर आप बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिर देख सकते हैं। I have to complete it. Please give me time. Please, you must complete. Yes, I am doing it. Because I have given you 1 minute. So that's why you have already taken it. कृष्णदास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास, इन दोनों डिवोटी ने जो चिन्मय दास जी को जेल में दवाई देने के लिए गए थे, उनको भी अरेस्ट करके उनके साथ भी अत्याचार किया। आपकी बात आ गई। इस बीच कई लोगों पर बांग्लादेश से भारत आने पर रोक लगा दी गई है। सैकिया जी, आपका भी इसी I have to finish it. Please let me say. ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये विदेश नीति का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है और कृष्ण भक्ति के भाव से जुड़ा है। बांग्लादेश सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इशू को टेक अप कर रखा है। हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इस इशू को टेक अप कर रहे हैं। श्री दिलीप सैकिया जी, मेरे क्षेत्र मथुरा के बहुत सारे I want to raise a very important issue regarding दिलीप सैकिया आगे बात, आपकी बात आ गई। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Chairman, sir. Thank you. I want to raise a very important issue regarding atrocities on Hindus in Bangladesh, sir. Sir, we are aware that the last few months we are witnessing that world is witnessing the inhuman behavior with the Hindus residing in Bangladesh by some anti-human and anti-Sanatanist forces. Hindus were killed, Hindu mosque mandirs were also burned down, Hindu business establishments were also burned down, right to worship were also snatched away, ISKCON Swami were also forced to jail without hearing his plea. ये बात आ गई है, श्रीमती हेमा मालिनी ने ये बात कह दिया है, आप एसोसिएट कर लें। States were badly affected पूरी बात कह after दिया। the formation of, you please go to my statement, sir. After the formation of Bangladesh in 1971, lakhs of Bangladeshi Muslims infiltrated to Assam. They are now become a deciding factor in both democratic pattern and in political and electoral system, sir. Now Chairman, kindly sir, it associate is also a yourself matter and of put your demands. internal security of the country. So I request the Indian Parliament
to take a resolution, send a message to Bangladesh government to total stop of atrocities of Hindus in Bangladesh. Thank you, sir. Thank you. Shri Captain B. Fernandez. Captain B. Fernandez. Thank you, sir. एक मिनट लें तो काफी लोग आ जाएंगे, अदरवाइज तो. Thank you, sir, for giving an opportunity. Today is Indian Navy Day. As a former Navy officer, it gives me immense pride to wish the officers, the sailors, the defense civilian personnel and their families, not forgetting the veterans and those who have lost their lives while serving the country. The theme of Indian Navy this year is strength and power through innovation and indigenization. Over the years, the Indian Navy has improvised, improved, and played a critical role in the country's defense setup. Indian Navy Day is an honor for the success of Operation Trident that was audaciously launched, I repeat, audaciously launched on the intervening night of 3rd and 4th December, that crippled the Karachi port and turned the favor in India during the war in 1971. Today I can say with utmost pride that Navy's contribution in maintaining peace in the Indian Ocean, ensuring security of critical trade routes and fostering maritime cooperation is tremendous. I once again wish the personnel on this important day. Thank you, sir. Shri Anil Firozia ji, whether is present here. बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। मेरा विषय भी यही था कि बांग्लादेश में जो इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। मैं भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ एसोसिएट कर लीजिए, उन्होंने विस्तार से काफी बातें कह दी। पर ये बड़ा गंभीर विषय है, विस्तार से मैं नहीं बोलने वाला। मैं तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आप गाड़ी में ला लो भले। एक मिनट। मैंने इनका नाम लिया, मैंने अनिल फिरोजिया जी का नाम लिया। आप बैठिए, फिर आपको नहीं देंगे। आप बैठिए, जावेद साहब बैठिए, आप बैठ जाइए, कृपया आप बैठ जाएं। आप गौरव गोगोई जी, आप उपनेता हैं, बैठ जाइए। अनिल फिरोजिया जी, मैं तो माननीय सभापति जी, वहाँ पे वकीलों के साथ भी मारपीट हुई, वो भी अस्पताल में घायल हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वहाँ हस्तक्षेप करके और इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं उनको वहाँ से रिलीज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरजीत सिंह औजला, अरे आप मौका दे रहा हूँ, आपकी पार्टी के हैं श्री गुरजीत सिंह औजला। लाल जी तो आप कोऑपरेट करें। थैंक यू चेयरमैन साहब, आपने मौका दिया बोलने का। पंजाब में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय लोगों का ध्यान में है, जो संघर्ष किया जा रहा है। पानियों में बहुत बुरा हालात है, जो गंदे नाले, बुढ़ा नाला लुधियाना में, अमृतसर में तुंगडाब ड्रेन, दोनों का पानी में जो कारपोरेशन का पानी, डेयरी का पानी और इंडस्ट्री का पानी, दोनों में तीनों पानी मिलके इतना गंदला हो चुका है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब जो बोर फाजिल का एरिया जितना भी है, आगे मोगा एरिया, वो सारा कैंसर से पीड़ित हो रहा है। सर एक मिनट, बड़ा गंभीर मुद्दा है सर, लोग मर रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, सरकार कहती है स्टेट सब्जेक्ट है। सर प्लीज सर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ नहीं कर रहा, वो सारे रिश्वत लेके बैठ जाते हैं। ना ड्रेनेज विभाग को कर रहे हैं, ना कारपोरेशन कर रही है, ना राज्य सरकार कर रही है। सर लोग सड़कों पे उतरे हैं, लोग मर रहे हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, सरकार एक कमेटी बनाए, दोनों जगह विजिट करे, तुंगडाब ड्रेन और बुड्ढा नाला, लोगों के हालत क्या है रिपोर्ट करे, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, लोगों के जान माल की राखी करे। सरकार की जिम्मेदारी है सर। मैं धन्यवाद करता हूँ स्पीकर साहब आपका। आपकी बात आ गई, आपकी बात। अध्यक्ष जी, इस सदन में माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जिस लोकसभा प्रतिनिधित्व करती हूँ, दादरा एंड नगर हवेली एक केंद्र शासित और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है।
मेरे प्रदेश में आज भी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण प्रदेशवासियों कई योजनाओं से वंचित है। इसमें रास्ता, पानी, घर, युवा, रोजगार, स्वास्थ्य, फार्मर, शिक्षा क्षेत्र में आज भी कई सुविधाओं से वंचित है। इसमें सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है। हमारे लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न योजना से बनने वाली सड़कें काफ़ी सालों से लंबित है। कई सड़कें तो वर्षों से निर्माणाधीन है और बिल्कुल चलने लायक नहीं है। 8 साल से एक रास्ता ठीक तरीके से बना नहीं है। आपने डिमांड की। मैं सदन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ लोगों को ऑलरेडी बड़े रास्ते हैं। प्रशासनिक द्वारा जो लोगों की ज़मीनें चौड़ीकरण के नाम से ली जा रही है, डिमांड कर बिना सूचना, बिना नोटिस जबरन लिया जा रहा है। वो जो पुरखों की जो ज़मीनें हैं वो रोका जाए। और एक मिनट सर, एक मिनट डिमांड के लिए और समय हो गया। उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिसके पास अब मात्र रहने लायक जमीन नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं आग्रह करती हूं कि हमारे क्षेत्र में तोड़फोड़ और जमीन अधिग्रहण का कार्य हो रहा है, अलंबित समय रोक लगाई जाए। अब तक की योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्रवासियों के पास to the urgent need for measures to promote work-life balance, as the absence of such balance and humane working conditions led to the untimely deaths of Anna Sebastian Perail, a young chartered accountant at a leading accounting firm, and other professionals in different parts of India. I met Anna's parents and were moved by their anguish and their wish that other parents should not suffer as they have. These tragedies reflect a systemic failure to safeguard the well-being of young professionals who are instrumental in driving our nation's growth and prosperity, sir. Please. According to the ILO, 51% of India's workforce exceeds 49 working hours per week. What is your demand? So, मुझे मांग भी करनी दीजिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। Placing India second in the world for overlong working hours, 78% of Indian employees experience job burnout. You need not to explain. Please kindly put your demand because long. The demand is coming, so I urge the minister to prioritize the implementation of laws that restrict working hours and ensure their strict enforcement, complement with mandatory sensitization workshops, counseling services, and agreements redressed. आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट में मान्यवर, मेरे जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर है। 2011 से MBBS की कक्षाएं चल रही हैं और करीब 13 साल हो जाने के बाद भी MS और MD की कक्षाएं, पहले MCI बाधा बनती रही, अब NMC के द्वारा जो है उसको मान्यता नहीं मिल पा रही, जबकि उससे कम शर्त रहने के बाद भी अयोध्या मेडिकल कॉलेज में MD और MS हो गया। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि MS सर्जरी, MD मेडिसिन, MS ENT, MS आर्थो, MS गायनी और MS अफ्था आदि तमाम विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट की मान्यता NMC के जो गाइडलाइन है उसमें नियमों में कुछ शिथिलता देकर उस पूर्वांचल क्षेत्र में जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मुहैया हो सके, उस मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व हो सके, इसलिए उसको उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। श्री चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। एक मिनट घड़ी ले खड़ा हूं सर, छोड़ दूंगा अपने आप 1 मिनट में। ठीक। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक ऐसे विषय पे आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं जो दुनिया में रहने वाले करोड़ों रविदासिया समाज के अनुयायियों, उनकी भावना, स्वाभिमान और सम्मान जुड़ा हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी की भावना का से भी जुड़ा हुआ है। सर, सदगुरु रविदास जी समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक अन्याय को खत्म करने और हाथ से पड़े लोगों को उठाने को समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं जाति, पंथ और धर्म के परे करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश न केवल उनके अपार योगदान का सम्मान करेगा बल्कि समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति प्रेमचंद्र जी सर खत्म मांग कर दो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुष्टि करेगा। यह एक ऐसे संत की उचित श्रद्धांजलि होगी जिनका न्यायपूर्ण और समाज के प्रति संग्राम है। सरकार से अपील करता हूं सर कि तत्काल सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और बनारस का जो कार्यक्रम होता है उसमें रेलवे से सुविधा मुहैया कराई जाए, ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Sir, my zero submission is relating to the LIC agents.
Sir, 14 lakhs of LIC agents in India is facing big difficulty because of the decision of the LIC corporation that reducing the agency commission. First year agency commission was 25%, it has been reduced to 20%, and thereby total 35% of the commission has come down to 28%, 7% decline of the rate of commission on the behest of the IRDA direction that first year surrender value has to be provided to the customers. Unfortunately, the LIC corporation management has unilaterally reduced, reduce the commission rate 8%, and also another issue is also there regarding the clawback policy also. So my suggestion, and I urge upon the government and the minister, review the decision of the LIC corporation management so as to restore the commission which they were getting previously. Thank you very much, sir. Sri Rahul Kaswa. Sir, we like to You can associate. You send in writing. Yes, sir. Yes, sir. We like to. Thank you, sir. Sri Rahul Kaswa. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एमएसपी की परचेजिंग के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, मूंग की परचेजिंग हुई है सर, 2 दिन पोर्टल खुला राजस्थान के अंदर। भारत सरकार की नेफेड के द्वारा राजस्थान की राजफेड को एजेंसी बनाया गया। 25% बुआई क्षेत्र की मूंग की परचेजिंग करनी थी सर। 3 लाख से ऊपर टन की प्रोडक्शन चूरू में हुई है। 75,000 की प्रोडक्शन का पोर्टल खुलना चाहिए। 2 दिन में पोर्टल 11,000 टन पे बंद कर दिया गया सर। पोर्टल के लिए आज भी किसान मूंग स्टोर करे बैठा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पोर्टल दोबारा खोला जाए। उस परचेज के लिए दोबारा से पोर्टल खोला जाए। बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र और विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां पर दोनों जिले श्रावस्ती और बलरामपुर के मथुरा बाजार भगवान बुद्ध की तपोस्थली को जोड़ने वाली राप्ती नदी पर कटरा मथुरा घाट पर एक बड़ा पुल का निर्माण किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। धन्यवाद। यह सुश्री वर्षा गायकवाड़ जी। वर्षा गायकवाड़ जी। कहाँ तक अभी तक से माइक में शुरू हुआ अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो आपकी मांग हो उसको वर्षा कर। अध्यक्ष महोदय, मैं आज शून्यकाल में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के जनक है और करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्थान है, हाल ही में सरकार ने जो है संविधान के प्रति समर्पित होकर 75वीं वर्षगांठ भी मनाई है। तो मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के करोड़ों अनुयायी जो है देश भर से 6 तारीख को जो है दिसंबर के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पे मुंबई स्थित दादर स्टेशन के यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे जहाँ पे उनकी चैत्यभूमि है, वहाँ पे अध्यक्ष महोदय वहाँ पे अभिवादन करने के लिए आते हैं। रेलवे मंत्री सम्मानीय अध्यक्ष यहाँ पे है। मेरी उनसे विनती है कि 5 और 6 दिसंबर की रात के लिए जो बाबा साहब के अनुयायी आते हैं उनके लिए अतिरिक्त उपनगर की ट्रेन की सुविधाएं देने की बात मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। माननीय आप जी ने मौका दिया, धन्यवाद आपको। जो ये सरकार, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार किसानों की आय, आपकी भी सरकार है, किसानों की आय आज दुगना करने का ढिढोरा पेशती है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में डीएपी खाद, यूरिया खाद, बीज नहीं दे पा रही है। ये खाली खोखली बोलने वाली सरकार है। किसान सारे जगह परेशान है, खाद देने में अक्षम है और जानवरों से परेशान है। आधा मिनट बस मांग करना चाहिए। किसको सर? आप बोलिए वीरेंद्र सिंह। सम्मानित अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने चंदौली जनपद जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वहां से मैं चुन के आता हूं। 97 के बाद उत्तर प्रदेश में 14 नए जनपदों का सृजन हुआ, उसमें चंदौली एक है। आज तक वहां पर न कोई आधारभूत सुविधाएं हैं, न ट्रांसपोर्ट के लिए कोई बस अड्डा है, न ही वहां पर जो है कारागार है, न न्यायालय है, न ही स्टेडियम है। गरीबों, किसानों, मजदूरों को जाने के लिए कोई न कोई जो है कि राजस्व कार्यालय नहीं है, अधिकारियों के लिए कार्यालय नहीं है। अतः मैं जो है
मैं केवल एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चंदौली जनपद एक ऐसा जनपद है जहां से रेल तो गुजरती है लेकिन एक भी ट्रेन वहां से जो है कि आती जाती नहीं है। मेरी मांग है कि आधार थैंक यू चेयरमैन सर। जो है वहाँ मैं आपकी तवज्जो अपने जिले रामपुर के रेलवे स्टेशन की तरफ और रेलवे मेटर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अभी इसका बिल है, आप उसमें अपना नाम दे दिए। पार्टी की तरफ से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग नेता बैठे सर, रामपुर रेलवे स्टेशन बहुत खस्ता हालत में है। आजादी के बाद वहाँ कोई काम अभी तक ऐसा काबिल जिक्र काम नहीं हुआ है। सर मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि वो रामपुर की तरफ स्पेशल तवज्जो दें। नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में जिनका भी आज नियम 377 के अधीन मामला को उठाने की अनुमति प्रदान की गई थी, वो अपने मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखने की कृपा करें। माननीय रेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से रेलवे संशोधन विधेयक 2024 इस महान सदन में विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ कहना चाहेंगे? जी माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली पैसेंजर सर्विस 1853 में चली और उसके बाद में जैसे रेलवे का विस्तार हुआ 1890 में रेलवे एक्ट बना। शुरुआत में रेलवे एक पीडब्ल्यूडी का डिवीजन था, उसी का हिस्सा था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। लेकिन जैसे जैसे रेलवे बढ़ती गई, कई प्रिंसली स्टेट्स ने रेलवे में काम आरंभ किया, तो एक ज़रूरत हुई कि रेलवे का एक यूनिफॉर्म नेटवर्क बने और सब जगह यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बने। इसी के लिए फैसला लिया गया 1905 में कि रेलवे को पीडब्ल्यूडी से निकाल के एक नया रेलवे बोर्ड बनाया गया और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में पहले पीडब्ल्यूडी के रेजोल्यूशन से हुई और उसके बाद में इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 बना, उसके द्वारा हुई। 1989 में रेलवे का पुराना कानून बदलकर नया कानून लाया गया था, लेकिन 1905 का रेलवे बोर्ड के एक्ट को उसमें एकीकृत नहीं किया गया, उसमें इंटीग्रेट नहीं किया गया, तभी कर देना चाहिए था। आज आपके समक्ष 1905 के रेलवे बोर्ड कानून को 1989 के रेलवे कानून में एकीकृत करने के लिए बिल प्रस्तुत है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल के पास होने से रेलवे की एफिशिएंसी में, रेलवे के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में रेलवे का बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत विकास किया है। जहां 10 साल पहले रेलवे का बजट मात्र 29,000 करोड़ के आसपास होता था, आज वो 2,52,000 करोड़ रुपए है। 60 वर्षों में जहां मात्र 21,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण हुआ है। अध्यक्ष जी, 2014 में मात्र साल के 1,500 किलोमीटर के आसपास रेलवे के नए ट्रैक बनते थे। पिछले साल 5,300 किलोमीटर नए रेलवे के ट्रैक बने हैं। तो 10 वर्षों में सेफ्टी पे भी बहुत बड़ा फोकस रहा है। जहां यूपीए की सरकार के समय 171 एक्सीडेंट्स होते थे साल के, आज माननीय अध्यक्ष जी उसको बहुत प्रयास करके पिछले साल 40 पे आंकड़ा था, यानी 75% रिडक्शन हुआ है। फिर भी बहुत लगातार फोकस है कि इसको और भी कम करें। इस साल 29 पे है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत फोकस दिया गया है कि गरीबों के लिए जनरल कोच एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम चला है। इस साल के दिसंबर के एंड तक, यानी इस महीने के एंड तक 1,000 जनरल कोच एक्स्ट्रा सभी गाड़ियों में लग गए होंगे और 10,000 कोच का एक स्पेशल प्रोग्राम लिया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इस महान सदन को निवेदन करूंगा कि रेलवे बोर्ड को रेलवे एक्ट के अंदर इंटीग्रेट करने का ये जो बिल लाया गया है, महत्वपूर्ण बिल है, इस पे चर्चा करके इसको पास करें यूनानिमसली। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। श्री मनोज कुमार जी। सर। श्री मनोज कुमार जी, यहाँ हूँ सर। जी ठीक। माननीय
सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चूँकि ये मेरा पहला दिन है और पहला बार मैं किसी बिल पर मैं बोलने जा रहा हूं, उससे पहले मैं अपने पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और जिस क्षेत्र से सासाराम से मैं आया हूं वहां के जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे गरीब बाप के बेटा को चुन करके लोगों ने इस सदन में भेजा। मान्यवर, इस बिल का जब मैं इस बिल को देख रहा था तो मुझे लगा कि इस बिल में कुछ निजी के तौर पर कुछ इस बिल में दर्शाया गया, तो मुझे लगा कि ये बिल जो है वैसे गरीब और श्रमिक और बहुत सारे जो मजबूर, चूँकि आपको हम सब जानते हैं कि रेलवे जो है भारत देश में सबसे बड़ा यातायात का साधन है। लगभग 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं रेलवे से। तो जिस प्रकार से जैसे ये बिल में कहा गया, भारतीय रेलवे संशोधन बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया गया है, जो रेलवे की स्वायत्तता और प्रभावित निजीकरण की संभावना एवं रेलवे कर्मचारियों के हितों पर प्रभाव कम कर सकता है। इस बिल के माध्यम से रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 को निरस्त किया जाएगा और इसके प्रावधानों को रेलवे एक्ट 1989 में शामिल किया जाएगा। ऐसा भारतीय रेलवे संशोधन बिल 2024 कहा गया है, जिसमें रेलवे की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा। इस बिल के पारित होने से रेलवे की स्वायत्तता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 के निरस्त होने से रेलवे के निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव आ सकती है, जिससे रेलवे की स्वायत्तता कम हो सकती है। निजीकरण की संभावना बढ़ेगा। इस बिल के पारित होने से रेलवे के निजीकरण की संभावना भी बढ़ सकता है। रेलवे एक्ट 1989 में शामिल होने वाले प्रावधानों से रेलवे के निजीकरण के लिए रास्ता साफ हो सकता है, जिससे रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, माननीय हमारे आदरणीय मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, जब चूंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम जीते हैं भारत देश में, जैसे जहां निजीकरण की बात आती है वहां कंट्रोल आ जाता है, वहां अपने मनमाने ढंग से उसमें, चूंकि इसमें यात्रा का भी जिक्र किया गया है, टिकट का भी, तो जब निजी लोग आएंगे रेलवे में और रेलवे निजी लोगों के हाथों में जाएगा तो वो अपने मनमाने करेंगे और अपने रीति से वो फिक्स करेंगे, तो बहुत बड़ा तादाद में भारत में रहने वाले मजदूर श्रमिक को बहुत बड़ी कठिनाई सहना पड़ेगा। यदि रेलवे का निजीकरण किया जाता है तो वास्तव में इसका सीधा असर गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे निजी हाथों में जाने से किराए में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आम आदमी के लिए यात्रा करना कठिन हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय सीमित है। यही स्थिति सरकारी, जैसे कि हम लोग देखते हैं, जिसके बाद भारत में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल में इतने फीस हैं कि मजबूर और गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते। उसी प्रकार से इसमें भी हो सकता है ऐसा। कहने का मतलब, ये जब बिल होगा तो ऐसा लग रहा है कि गरीब लोगों का और श्रमिक लोगों का, जो बड़े तादाद में जो रेल यात्रा करते हैं, उनका दोहन होगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिसकी आय सीमित है। यही स्थिति सरकारी और निजी स्कूलों के बीच भी देखा जा सकता है, जहां सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी होती है और निजी स्कूलों की फीस इतनी अधिक होती है कि सभी के लिए वह सुलभ नहीं होता। रेलवे कर्मचारियों के हितों पर प्रभाव पड़ेगा। इस बिल के पारित होने से रेलवे कर्मचारियों के हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 के निरस्त होने से रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों और सुविधाओं में कटौती हो सकती है, जिससे उनके हितों का नुकसान पहुंच सकता है। सरकार की मानसिकता यह प्रतीत होती है कि रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवा को निजी हाथों में सौंपने से उसकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में रेलवे को लेकर जैसे जो प्रस्ताव सदन में रखा, उसमें यह कहा गया है कि इससे रेलवे बोर्ड को अधिक
अधिकार मिलेगा, जिससे उसकी क्षमता को वृद्धि होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सकेगी। यह सच है कि वंदे भारत जैसे ट्रेन भारत देश में देश के अलग अलग हिस्सों में चलाया गया। एक एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूं, मैं जहां से आता हूं, मेरा पार्लियामेंट सासाराम है, जहां से बाबू जगजीवन राम आजीवन सांसद रहे, कुदरा है। वहां से पहले यात्री यात्रा करते थे तो 50 से 60 रुपया में बनारस चले आते थे। चूंकि हजारों लोगों को प्रत्येक दिन बनारस आना होता है, बीमार लोग भी आते हैं, चूंकि बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनारस में है और हमारा जो क्षेत्र है कनेक्ट है, बहुत नजदीक है बनारस से। लेकिन अभी जो ये ट्रेन चलाया गया उसमें लगभग दोगुना भाड़ा, जैसे माननीय मंत्री जी सब्सिडी की बात कह रहे थे, आज ही मैं इस सदन में सुन रहा था, तो लोगों को सब्सिडी का जो आप बात कह रहे हैं कैसे पता चले, कैसे लोगों को समझ में आए। जब वो वंदे भारत से यात्रा करते हैं तो जब बनारस आते हैं तो उनको दुगना टिकट कटाना पड़ता है, दुगना भाड़ा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से चूंकि मैं वंदे भारत का जो ट्रेन है उसका विरोध में नहीं हूं कि वंदे भारत ट्रेन नहीं चले, लेकिन वंदे भारत में जो यात्रा करने वाले बहुत सारे गरीब मजदूर और श्रमिक हैं या पहले सीनियर सिटीजन होते थे, उनका यात्रा में बहुत उनको लाभ मिलती थी, विकलांग लोग होते थे, तो उन लोगों का ख्याल रखा जाए। ये मेरा कहने का मतलब, ये जो बिल आपने जो सौंपा है उसमें मेरा सुझाव होगा। सरकार की मानसिकता यह प्रतीत होती है कि रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवा को निजी हाथों में सौंपने से उसकी कार्य कुशलता बढ़ेगी। भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में रेलवे को लेकर जो प्रस्ताव सदन में रखा, उसमें यह कहा गया है कि इससे रेलवे बोर्ड को अधिक अधिकार मिलेगा, जिससे उसकी क्षमता में वृद्धि होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। यह सच है कि वंदे भारत जैसे उच्च श्रेणी की ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन सुविधाओं का लाभ वास्तव में किसे मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करने वालों यात्रियों की संख्या लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के मुकाबले बहुत कम है। यह ट्रेनों मुख्य रूप से उच्च वर्ग और अधिक आय वाले लोगों के लिए है, जबकि अधिकांश लोग जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं गरीब और श्रमिक हैं। खासतौर पर मैं जिस एरिया से आता हूं सुरक्षित एरिया है, और उस एरिया से हजारों लोग दिल्ली, बम्बे, अलग अलग सूरत जा करके काम भी करते हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, गरीब और श्रमिक वर्ग से आते हैं, जो आमतौर पर लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों से यात्रा करते हैं। हमारा यह कहना नहीं है कि वंदे भारत ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि इस बिल में संशोधन करते हुए गरीब और आम जनता को ध्यान में रखते हुए लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही इन ट्रेनों को सुदृढ़ और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए। बिहार जैसे जगहों पर जहां लोग भारी संख्या में ट्रेन यात्रा करते हैं, वहां हमें अक्सर टीवी चैनलों पर इन ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ की खबरें मिलती हैं। वहीं दूसरे तरफ ट्रेनों की दुर्घटना में लगातार, मैं पहला बार बोल रहा हूं महोदय, थोड़ा सा और समय दे दिया जाए मुझे, वृद्धि हुई है और इससे रोकने के लिए सरकार को इस पर सख्त विधेयक बनाना चाहिए। सासाराम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद स्टेशन का विकास अभी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। महोदय, वहां चूंकि इस बिल में मैंने कहीं भी नहीं देखा, बरसों पहले जो मुंडेश्वरी से मोहनिया जो आरा होते हुए आरा तक जो परियोजना था वो सफल नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। एक चीज और आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं महोदय कि डालमिया नगर बहुत बड़ा, एशिया में एक बहुत बड़ा औद्योगिक जगह था, जहां पर 219 एकड़ जमीन रेलवे ने लिया 2007 में, उद्योग परिसर क्रय किया। 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ने यह हाई एक्सल बैगन मरम्मत और कपलर निर्माण कारखाना की आधारशिला भी रखी थी, लेकिन सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 23 जून 2017 को रेल मंत्रालय ने यहां रोहतास उद्योग के कबाड़ को बेचने और यहां रेल बैगन मरम्मत कारखाना लगाने के लिए डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी रेलवे की एक इकाई को दी थी। कारखाना के कबाड़ को बेचकर सरकार को लगभग 90 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। 2015 में विधानसभा के चुनाव में पूर्व डेहरी
केसुरा हवाई अड्डा के चुनावी सभा के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद यहां रेल कारखाना लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी थे, संसद में कहा कि कारखाना 2022 में चालू हो जाएगा। 2022 में DRS, DDU और महाप्रबंधक हाजीपुर के द्वारा प्रस्तावित रेल कारखाना का निरीक्षण भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इन कारखानों का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। अतः आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जरूर इस अधिनियम में जो है उसको भी इसमें रखा जाना चाहिए था। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अमृत भारत में बहुत सारे रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन आदरणीय माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि छोटे छोटे स्टेशन को भी जीर्णोद्धार हुआ। लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहता हूं कि बड़े तादाद में दिल्ली से, बम्बे से लोग जाते हैं। अगर आप देखिएगा तो खास तौर पर अक्टूबर और नवंबर में, दीपावली और छठ में लोग लौटते हैं। लेकिन होता क्या है कि वहां जब हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि जब लोग, जैसे बम्बे में इस साल हादसा हुआ, बहुत सारे लोग जान गंवा दिए। तो जब लोग जान गंवाते हैं तब जाकर के निर्णय लिया जाता है और स्पेशल ट्रेन चलाए जाते हैं। तो इनके भी ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं कहीं देखा। उसके बाद और मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहूंगा कि बहुत सारा रेलवे ओवर ब्रिज बना, जैसे कुदरा में रेलवे ब्रिज बना, लेकिन अभी भी बंद पड़ा है। 1 साल 1.5 साल चला, उसके बाद में बड़ा पैसा से वो ओवर ब्रिज बना था, लेकिन